नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन एजुकेशन में। अगर हम बात की जाए आज गेस्ट ऑन एजुकेशन में हमारे जो मेहमान हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली क्षेत्र के माने जाने हस्ती सुधांशु द्विवेदी जी आज हमारे साथ बात करेंगे। यूपीएससी की शुरुआती स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई छात्र तैयारी करना चाहता तो यूपीएससी की स्टार्टिंग जो है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हम बात करें सुधांशु द्विवेदी सर के बारे में, तो सर ने जो है कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवा दी है, अभी भी कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं और कई इंटरव्यू, कई मेंस जो है उन्होंने दिया है। अब इस समय अगर देखा जाए तो 98 से लगातार सर जो है इंस्टीट्यूट में अपना जो है सेवा दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी जी सर, अगर हम बात करें जो है कि वह कौन सी, सर पहले अपने बारे में आप कुछ बताइए सर। अगर शुरुआत करें, आपकी सफर, आपकी जर्नी कैसी रही? मैं एक छोटे से कस्बे बलरामपुर में पैदा हुआ। जी। शुरुआती एजुकेशन मेरी वहीं हुई। पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे। एक अनुशासित माहौल था, लेकिन उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं रखी। हर फील्ड में आगे थे, खेलने में और अभिनय करने में, और पढ़ाई में तो हमेशा टॉपर्स रहे शुरू से। फिर 12th के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए तो एक बड़ा परिवेश मिला हमको। हॉस्टल में, इंजा हॉस्टल में रहे। प्रोफेसर टीपति और प्रोफेसर वीडी मिश्रा, प्रोफेसर वीनस यादव जैसे लोगों का सानिध्य मिला। और कॉम्पिटिटिव लाइफ में शुरू से ही सफलता हासिल होती रही। पहले जेआरएफ हुए, उसके बाद फिर लगातार आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू दिए। और इसी दौरान पढ़ाने की भी शुरुआत हो गई। एक प्रसिद्ध कोचिंग थी उस समय, कृष्णा कोचिंग हुआ करती थी। जी जी, कृष्णा इलाहाबाद में। जी। वहाँ से शुरुआत हुई और फिर अपनी एक मैंने कोचिंग खोली, प्रतियोगी मंच। वो काफ़ी सफल कोचिंग थी, लेकिन अंततः रिसर्च की वजह से उसको बंद करना हुआ। फिर ध्येय, आईएएस, दृष्टि और इस तरह के बहुत सारे जी प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी सेवा दी। अपनी सेवाएं दी। और फिलहाल मैं अभी जल्द में अन अकेडमी मैंने छोड़ा है और कुछ विशेष करने की सोच रहा हूँ। जी, अच्छा सर, जैसे आपने बताया सर कि आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है एलुमनी रहे हैं। पापा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, आपको आप जब आए उस समय सर, तो इलाहाबाद में पूरा आईएएस लॉबी, आईएएस का माहौल हुआ करता था। आप एएन झा से आते हैं। हाँ। सर, एएन झा से हर साल कई सिलेक्शन होते, तब सर मुखर्जी नगर देखा जाए तो नाम भी नहीं था सर। उस दुर्भाग्य से, दौर की बात थोड़ी सी की जाए सर। दुर्भाग्य से वो दौर अब खत्म हो चुका था जब जी। मैं गया। अच्छा 90 अच्छा। का दशक ऐसा था मंडल आयोग का, जी जब एक अजीब सा तनाव पूरे शहर में था, इलाहाबाद में। और लोग जातीय खेमे में बढ़ चुके थे उस दौरान, हम लोगों ने महसूस किया। फिर भी ये 8-10 साल तक ये दौर ख़त्म नहीं हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। लोग होते रहे और अब तो बिल्कुल एक तरह से ज़मीन बंजर हो चुकी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और ये कैंपस के ख़त्म होने से हुआ। जी जी। कोई इलाहाबाद के माहौल में ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं थी जिससे लोग सेलेक्ट होते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसी विशेष चीज़ थी जो माहौल बनाती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक तरह से बंजर हो गई 90 के बाद से, और रिजल्ट वहाँ नहीं आने लगा तो लोग दिल्ली आने लगे। तो बहुत सारे कारण रहे हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। मैं उन पे नहीं जाऊँगा जी क्योंकि जी जी। विषय कुछ और है। लेकिन वो दौर मैंने नहीं देखा। हालांकि मेरे साथ के डॉक्टर हरिओम हिंदी मीडियम में टॉप किए, मेरे साथ रहते थे, आज एक प्रमुख सचिव हैं। और बहुत सारे लोग उस समय होते थे, लेकिन वो माहौल जो हमने सुना था एन झा के बारे में कि एक बैच में 38-38 आईएएस जी हुआ सर, उसमें करते एएन थे। झा सर हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू अभी हाँ भी मैंने भी इंटरव्यू दिया था वहाँ जी पे। सर, वहाँ उसका माहौल ही कहते थे हाँ एएन झा अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप फ्यूचर में हाँ, आईएएस या ऐसे पीसीएस हम बनेंगे। लोग भी मान लिए थे। जी लेकिन मैंने वो माहौल नहीं देखा जो बहुत फेमस है इलाहाबाद का। जी। और उस ज़माने में भी लोग और भी एग्ज़ाम देने लगे थे। फिर भी मेरे हॉस्टल में ये था कि अगर मैं पीसीएस का फॉर्म भर देता था या किसी अन्य एग्ज़ाम का, जीआईसी का फॉर्म एक बार मैं ले आया, तो सीनियर बहुत डांटे, अब तुम्हारी ये मतलब औकात हो गई है कि तुम पीसीएस भरोगे। कंडक्टर से कलेक्टर तक हाँ, वाली सीरीज जो चलती है सर। तो अब ये दुर्दशा हो गई कि लोग अगर टेट निकाल दे रहे हैं या लेखपाल बन जा रहे हैं तो बड़ा भारी वो कर रहे हैं।
काफ़ी डाइल्यूशन हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माहौल में, लेकिन वो दौर भी मैंने देखा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। जो सुनहरा दौर था तो हम लोगों के पहले आ गया था। जी जी जी। अच्छा सर, जब आप किस सन में सर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर आपने दाखिला 1990 लिया? में। 1990 में। हाँ। सर उस समय इलाहाबाद के थोड़ा सा अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें, उसमें क्या उस समय इलाहाबाद कैसा हुआ करता था? कमोवेश वैसा होता था। बस ये है कि विभाग बटे नहीं थे। हॉस्टल में एक माहौल था पढ़ाई का, हॉस्टल से लोग निकलते थे, हॉस्टल की इज्जत थी। बाद में हॉस्टल को स्पेशलाइज कर दिया गया कि बीए वाले इधर रहेंगे, बीएससी वाले इधर रहेंगे, रिसर्च वाले इधर रहेंगे। तो जो कड़ी थी जूनियर और सीनियर की वो टूट गई जी। और इसके वजह से हॉस्टल का माहौल ख़राब हो गया। और यही सो कॉल्ड माहौल जो था वो था जूनियर और सीनियर के बीच में। सीनियर्स से शिक्षा मिलती थी, जूनियर उस तरह से पढ़ते थे और एक माहौल का निर्माण करते थे। तो हॉस्टल की कड़ी टूट जाने से ये माहौल ख़त्म हो गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बारे में लगभग शून्य पे आ गई और लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। जी। तो ये देखा है पूरा मैंने सफ़र 20 साल का, 25 साल का, जो किस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शिफ्ट होके जो रिजल्ट डीयू पहुंच गया, जेएनयू पहुंच गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, इस पे अलग हम लोग बातचीत कभी करेंगे। जी जी जी। अच्छा सर, जब आप वहाँ पे आप इलाहाबाद पहुंचे सर, अगर कहें कि सर एक कुछ अगर कहें कि वहाँ का व्यंजन आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन। क्या जैसे कहते हैं वहाँ दाल भात चोखा? हाँ, आप दाल भात चोखा। दरअसल हम लोग हॉस्टल के थे तो उतना हम लोग उसका आनंद बहुत नहीं उठा पाए, क्योंकि हॉस्टल में थे। केवल संडे को मेस बंद रहता था तो हम लोग नेतराम की कचौड़ियाँ खाते थे। एक आदत पड़ गई नेतराम की कचौड़ी खाने की। बाकी कभी कभी अगर बाहर लोग बुलाते थे लॉजेस वगैरह में तो दाल भात चोखा खाने का आनंद लेते थे, लेकिन हम लोग रेगुलर उसके कस्टमर नहीं रहे अच्छा अच्छा। हॉस्टल में रहने की वजह से। चलिए सर, अब आते हैं मुद्दे पे आते हैं सर। हाँ अगर हाँ। जैसे हम यूपीएससी के, आप यूपीएससी के विशेषज्ञ हैं, यूपीएससी कई संस्थानों आपने सेवा दी है, अभी भी दे रहे हैं सर। अगर हम बात करें आज, जब जो नया कैंडिडेट, जो नया छात्र यूपीएससी में तैयारी करना चाहता है, तो सर उसके लिए शुरुआती दौर में सर क्या क्या चैलेंजेस होती है? उम्र की क्या उम्र होना चाहिए जब बच्चा तैयारी शुरू करे? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। उम्र तो मेरे ख्याल से 8th के बाद एक ऐसी उम्र होती है जब आदमी ये सोचना शुरू करता है कि किधर जाएंगे। हम लोग भी उसी उम्र में सोचना शुरू किए थे और हम लोगों के ज़माने में सोचने का काम अभिभावक का होता था। जी। वही तय करते थे कि आप इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे कि सेना में जाएंगे। तो हमारे पिताजी ने भी तय कर दिया था कि हमें आईएएस बनना है, क्योंकि हम पढ़ने में तेज थे। फिर भी चूंकि मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता था, खेलता भी अच्छा था, फुटबॉल का कैप्टन था, क्रिकेट का कैप्टन था, तो मुझे इस तरह का थोपा जाना बहुत अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मुझे भी था कि मैं आईएएस बनूंगा। लेकिन हाई स्कूल के बाद हमारे जो प्रिंसिपल थे स्वर्गीय रणजीत सिंह का वो कहना था कि आप आर्ट्स लें और आप टॉप करेंगे आईएएस में, क्योंकि मैं निबंध बहुत अच्छा लिखता था, बोलता अच्छा था। वो मेरे पिताजी के पास गए, कहे कि आप इनको आर्ट्स दिला दें और मैं जानता हूँ कि ये लड़का टॉप करेगा आईएएस में। मेरी भी इच्छा थी, इसलिए इच्छा थी कि मैं खेलने कूदने वाला इस तरह का अपना काम जारी रखना चाहता था और चाह रहा था कि पढ़ाई भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा जी। लेकिन मेरी इच्छा के विपरीत मैथ ग्रुप दिलाया गया हमारे गार्जियंस द्वारा। हालांकि मैंने उसमें भी नंबर पाए, लेकिन पढ़ने के प्रति, खासकर एक जो कुर्सी मेज वाली पढ़ाई के प्रति मेरी जो टेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई। जी। मैं लाइब्रेरी टाइप का अध्ययन करने लगा, लाइब्रेरियाँ पूरा छान डालता था, स्वतंत्र अध्ययन करता था। वह नहीं अध्ययन करता था जो हमारे पिताजी बताते थे या जो टीचर बताते थे। पढ़ने का शौक तो था, लेकिन कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ने का जो शौक है वो उसी के आधार पे ख़त्म हो गया। जी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तब भी ये था कि मैं बीए ज्वाइन करूँगा, लेकिन पिताजी ने बीएससी ज्वाइन कराया तब भी। हालांकि मैंने अगले साल फिर अपने मन से ज्वाइन कर लिया बीए
कहा कि मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैं रहूंगा लाइब्रेरी में। हम्म, खैर, इससे ये हुआ कि जो पिताजी चाहते थे जी वो मैं नहीं चाहने लगा, कि वो अगर वो उत्तर बता रहे हैं तो मैं दक्षिण जाऊंगा। फिर ये एक आया मौका 95 में, कि जब मैंने ये कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा पढ़ने के लिए या कोई कोचिंग करूंगा, तब भी उन्होंने कहा नहीं, आप पहले एमए करिए, एडवांस स्टडी सेंटर है सेंट हिस्ट्री। और तब भी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया पढ़ने का, नहीं तो हो सकता है उसी समय मैं टॉप कर जाता। अंततः मैंने 98 में दिया और बहुत अच्छे नंबर थे मेरे मेंस में। मुझे याद है कि 1121 नंबर पाए थे मैंने मेंस में। अच्छा सर, 11 से 21 जो आज हाँ पाए वही। सर, उसका सिलेक्शन टॉपर लिस्ट में होता है, वो और टॉप 100 में होता है। 162 नंबर मैंने पाए थे निबंध में, जो शायद अभी तक मैंने देखा नहीं। उसमें 200 नंबर का निबंध हुआ करता था। फिर भी जो एक आक्रोश था सिस्टम के प्रति, जो पिताजी के कठोर अनुशासन से के विद्रोह में उपजा था, उसके वजह से मैंने इंटरव्यू बोर्ड का सामना ठीक से नहीं किया। और मुझे पता भी नहीं था कि इसे कैसे इंटरव्यू देना है। एक अजीब सा जो शुरू में युवाओं में एक होता था कि अरे हमको क्या, कौन बताएगा, इनका प्री नहीं पास हुआ है तो मैं इंटरव्यू हाँ दे रहा सही हूँ। बात जी। तो उस समय बहुत सी कोचिंग भी नहीं थी जो बताएं कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे क्या दिया जाता है। मैं बिल्कुल रॉ मटेरियल था, पूरा दाढ़ी वाड़ी रख के मैं गया था, क्योंकि उस समय मैं एक ऐसे संगठन से भी जुड़ा था जो सर का फैशन था दाढ़ी वाड़ी रखने का। खैर, आप सिस्टम में जानना चाहते हैं और सिस्टम की खिलाफत कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको क्यों लेगा। ये बात हमें बहुत बाद में समझ में आई, जब मेरे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए आईएएस के, और कई इंटरव्यू दिए, पीसीएस के तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए, और अंत में ये समझ में आया कि आप किसी भी सिस्टम में अगर जाना चाहते हैं तो वो सिस्टम क्या चाहता है उसको समझना ज़रूरी है। फिर जब मैं अध्यापक बना तो उसको समझना शुरू किया, और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात पे जाएंगे, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। जी सर, अगर हम बात करें कि जो अब के नए युवक जो तैयारी करने, जो छात्र आ रहे हैं, उनके बारे में बताइए, क्या सोच के आए, क्या उनका बैकग्राउंड हो, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन वैसे मैंने कहा कि 9 से उनको कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना है। 9 से जैसे पढ़ने की आदत डाल लेनी है। आप कुछ अच्छे अखबार पढ़ें, और ख़ासकर अंग्रेजी के अखबार। जैसे आज का दुर्भाग्य है कि आज के हिंदी अखबारों में कुछ भी नहीं है, वो एक लगता है कि किसी पार्टी के दफ्तर में लिखे जा रहे हैं। जी जी। तो कुछ ऐसे अखबार बचे हैं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो दीन दुनिया के बारे में एक बेहतर ज्ञान देते हैं। सर, अगर हिंदी माध्यम के बारे में बात करें तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट सर कौन सा पेपर पढ़े जिस पर उसकी कमांड बने और जो उसके परीक्षा में मैं वही तो उपयोगी कह रहा हो। हूँ, दुर्भाग्य से ऐसा कोई पेपर नहीं है। जी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में मिल जाएगा, और पेपर जितने भी हैं मिला के अगर मैं देखूं तो वही एक पेपर है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आपके विचार परिपक्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तरफा वहाँ पे विचारों का वो जी है। जी। तो जाहिर है कि आपको द हिंदू का कोई ना कोई एडिशन, उसका हिंदी एडिशन, या कोई यूट्यूब पे जो हिंदू का एनालिसिस करता है उसको जी। देखना होगा। तो हिंदी कोई अखबार ऐसा नहीं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। अच्छा सर, हम अगले क्वेश्चन पे आए तो सर, गार्जियन क्या सावधानियां बरते कि अपने कैसे देखें हमारे बच्चे के अंदर आईएएस बनने की पोटेंशियल है। पहला तो यही है कि जी उसको सर, इस पर क्या। पढ़ने की आदत डालें किसी भी तरह से। जी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया के कुलपति बने, जी तो उन्होंने लाइब्रेरी में फिल्मी मैगजीनें और इस तरह की कॉमिक्स रखवा दिए। तो मौलाना लोग बड़े दुखी हुए कि भाई फिल्मी मैगजीन क्या कर रही है जामिया के उसमें। जी। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ने की आदत हम डाल रहे हैं। हम कोई भारी भरकम चीज़ शुरू में अगर आपको दे देंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। कम से कम कॉमिक्स ही पढ़ें, तो पढ़ना तो शुरू करें।
और आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज तो मोबाइल युग है, बच्चे वैसे भी पढ़ने से भाग रहे हैं, तो पढ़ने की आदत डालने के लिए उनको कुछ ऐसी चीज़ें देनी होंगी, लगातार शुरू से देनी होंगी, जिससे उनकी पढ़ने की आदत डेवलप हो। जैसे जब मैं छोटा था तो पिताजी चिल्ड्रंस नॉलेज बैंक या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें दिए और हमारा एक आधार बना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उपन्यास वगैरह, हाँ, शुरू में उपन्यास तो थोड़ी भारी हो जाएगा बच्चे के लिए, जो कॉमिक टाइप हाँ, कहते लेकिन हैं। कॉमिक्स वगैरह आप जी, ले सकते हैं, या बहुत गुनाहों का सारी, देवता सबसे चर्चित हाँ, कॉमिक टाइप जो उपन्यास है। ना देता थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जी बच्चों के लिए थोड़ा सा आगे की चीज़ है। लेकिन शुरू में जैसे मैं 8th 9th की बात कर रहा हूँ, वहाँ जी पे जी पढ़ने की आदतें डालने के लिए बहुत सारे अभी वो हैं, मैगजीन्स हैं और पेपर्स हैं, उनको देना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उसको आदत डालनी चाहिए। और तोता चांद टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, या खलील जिब्रान की कहानियाँ जो थोड़ी सी हल्की हैं, जो बच्चे भी समझ सकते हैं, जी उनको देना चाहिए। तो एक तो पढ़ने की आदत, दूसरी उनकी भाषा पे काम करना चाहिए शुरू से। भाषा ऐसी चीज है जो लीड लेती है। ऐसे करीब 1 लाख लोग हैं जो कभी भी आईएएस हो सकते हैं, जी इसमें 5-6 लाख देते होंगे, जिसमें 1 लाख ऐसे लोग हैं जो तथ्य के स्तर पे ऐसे हैं जो कभी भी आईएएस हो सकते हैं। लेकिन में होना है 500,000 लोगों को, वे 500,000 लोग वे हैं जिनकी भाषा बहुत अच्छी है, अपनी भाषा है, अपनी भाषा में वो चीज़ों को लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अब ये अपनी भाषा निर्मित करना कोई 2 दिन का काम नहीं है, वो शुरू से डेवलप करना पड़ता है। और इसका गार्जियंस को इसको देखना चाहिए कि किताब देख के नोट करना एक क्लरिकल काम है। जी उनको किताब पढ़ें और उसके बाद फिर अपने मन से लिखें, जिससे उनकी अपनी भाषा डेवलप हो। उनको एक डायरी दें जिसमें वो रोज आधे घंटे 1 घंटा अपने मन से लिखने की कोशिश करें बच्चे। इससे उनकी अपनी भाषा डेवलप होगी और समय पे जब वो ग्रेजुएशन के दौरान ये दे रहे होंगे एग्जाम्स, तब तक उनकी भाषा पर्याप्त मजबूत होएगी और वो लीड ले लेंगे और लोगों से। तो ये 2 काम तो निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स शुरू से हो रहे हैं, अवेयर रहें कि किस देश में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है और राजनीति में क्या चल रहा है, इसकी अवेयरनेस उनको देनी चाहिए और ऐसे सूत्रों से देनी चाहिए जिससे उनके विचारों का स्वच्छ निर्माण। बहुत सारे ऐसे सूत्र जी हैं। जी तो ये 3 चीजें देखनी चाहिए। हाँ, 3 चीज। चलिए सर, हम अगली बात करते हैं, कितना समय सर, तैयारी कितना टाइम मांगता है, एक सही तैयारी कितना टाइम मांगता है, इस पर हम आना चाहिए टाइम पे। ये कब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर है। जैसे ये देखिए, यूपीएससी ने ग्रेजुएशन को एक लेवल बताया है, ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। अब समस्या कहाँ है, हमारे सिस्टम में न स्कूल में पढ़ाया जाता है, न कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने रिसर्च कर रखा हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन के लेवल को ना फॉलो कर पा रहे हो। यस सर। आपने आखिरी पढ़ाई हाई स्कूल में की हो, उसके बाद सब आप निकल करके पास हो गए हो। जी तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ग्रेजुएशन लेवल आप जब प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ 1 साल चाहिए आपको तैयारी के लिए। लेकिन समस्या वही ग्रेजुएशन लेवल की है। ये हमें अध्यापक को देखना होगा कि उस किस लेवल पे है, या उसके गार्जियन को देखना होगा कि हमारा बच्चा किस लेवल पे है। कि अगर वो अपने एमए में पास करा दिया है तो जरूरी नहीं कि एमए पास है। वो हो सकता है कि 8th तक उसने पढ़ाई की हो, उसके बाद पढ़ाई ही ना हुई हो। सही बात। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो आपको सिर्फ 1 साल चाहिए। जी हमारे एक बहुत गणमान्य शिक्षक इस फील्ड के हुआ करते थे, अशोक सिंह। कुछ बहुत सम्मानित शिक्षक उनमें से मैं उनको मानता हूँ। वो अक्सर एक डायलॉग दिया करते थे कहते थे कि तैयारी करने के 2 तरीके हैं, एक सरल तरीका है, दूसरा कठिन तरीका है। तुम लोग कहते थे सर पहले आप सरल वाला बता दीजिए। कहे नहीं, पहले हम कठिन वाला बताएंगे। अच्छा। कहे कि कठिन तरीका ये है कि आप 16 साल तक तैयारी करें,
मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा सरल तरीका है कि आप 8 महीने पढ़ें। तो बाद में वो बताते थे डिस्क्राइब करके कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं वाकई, तो आप 16 साल तक पढ़ते रहें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा पहले से हासिल कर रखी है, तो सिर्फ आपके लिए 8 महीने चाहिए, जो बहुत है। तो वही समस्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग कोलैप्स कर गया है। वो न स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, न कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, न यूनिवर्सिटियों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करी, मेरा दिल रोने लगता है कि क्या पढ़ाई हो रही है, कौन से लोग हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले। सर क्या इसीलिए बड़ी बड़ी कोचिंगों का जो है आज हाँ, आज उद्भव हो रहा है? कोचिंग, बड़ी कोचिंग इसीलिए है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। वही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 8 के 6 के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, ये कौन सी वो है? अच्छा सर, हम अगले कोचिंग का क्वेश्चन। तो उद्भव तो यही इसीलिए हुआ है कि जी जी स्कूलों, जी। कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ। तो सर अगले क्वेश्चन पर आए सर, क्या अगर जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, क्या वह बिना कोचिंग के, क्या उसे कोचिंग की जरूरत है या बिना कोचिंग के ही वो सिलेक्शन ले सकता है? इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, गुरु की परंपरा तो निसंदेह बहुत इम्पोर्टेंट है। बगैर गुरु के कोई भी कहीं भी पहुंच नहीं सकता है। लेकिन अगर गुरु आपके घर में है, आपके गार्जियन हैं, या आपके सीनियर हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है, जी वो आपके पास उपलब्ध है, तो आपकी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत से घरों में ऐसा है कि बड़ा भाई कुछ अच्छा पढ़ा लिखा है, IAS है, तो अपने छोटे भाई को कर देगा। जी या सीनियर्स हैं, या ऐसे शिक्षक उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मौजूद हैं जो पूछने पे उनको बता देंगे, तब आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यही है कि सक्षम व्यक्ति नहीं मिलते हैं कि आपको बताने वाले कि वह कौन सा बिंदु है जहाँ से आप जाएंगे ऊपर तो आप प्री हो जाएंगे, वह कौन सा बिंदु है जहाँ मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, आपको इंटरव्यू की क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके आसपास मौजूद नहीं हैं, तो यदि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकें, आपकी कापियाँ जांच सकें, आपको उत्तर लिखना सिखा सकें, आपको वो बिंदु बता सकें जहाँ से आप पास हो सकते हैं, तो आप कोचिंग ना जाएं, खुद से पढ़ें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपकी ये व्यवस्था है कि आपका अपना समय बचाने के लिए, संसाधन बचाने के लिए, तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ थोक भाव में मार्गदर्शक मौजूद। अब ये आपके विवेक के ऊपर होगा कि वह कौन सा मार्गदर्शक हो। जी सर। अच्छा सर, अगर हम पृष्ठभूमि की बात, क्या पृष्ठभूमि जो रही है सर, किस पृष्ठभूमि बच्चा IAS बनने में ज्यादा उसको सरलता हो जाती है? पृष्ठभूमि के कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किसी भी पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं। ये उदाहरण हर साल आपको मिलते हैं कि एक रिक्शा चालक का बच्चा गया और टॉप कर दिया। तो पृष्ठभूमि तो आप यूँ समझिए जैसे आप कोई जनता जूनियर हाई स्कूल का है, या कोई फलाने मेमोरियल कॉलेज का है और सेंट स्टीफेंस का है, तो आप उसके बीच के गैप को समझ सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई फलाने मेमोरियल का व्यक्ति मेहनत से अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके सामने आया है, तो उसकी पृष्ठभूमि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर वो मुकाबला कर लेगा। और हर साल होता है कि ऐसे गुदड़ी के लाल हर साल दर्जनों की संख्या में, कभी कभी सैकड़ों की संख्या में आगे आते हैं, जो पृष्ठभूमि को संक्रमित करके और संरक्षण लेते हैं। तो पृष्ठभूमि को बाधा नहीं मानना चाहिए, पृष्ठभूमि को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और अतिरिक्त मेहनत करके हमें जगह बनानी चाहिए इस क्षेत्र में। अच्छा सर, अगर बात करें तो जिस प्रकार आप देखते हैं 1000 वैकेंसी आती है तो उसमें 800 सिलेक्शन जो है इंग्लिश माध्यम को होता है, हिंदी माध्यम के 200 बच्चे होते हैं। सर इसका जो ये बड़ा सर ये जो असमानता है, इसको कैसे भरा जाए? जो बड़ा गैप है। असमानता जैसे आप हैं जी, आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। कोई भी संसाधन जिसके पास है वो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम में आप
एडमिशन कराएगा ही कराएगा। और ऐसे हजारों ऐसे कॉलेज हैं इंग्लिश मीडियम जो बहुत सक्षम हैं। आप मिरांडा हाउस ले लीजिए, आप सेंट स्टीफेंस ले लीजिए, लेडी श्री राम कॉलेज ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों कॉलेज हैं। वहाँ पढ़ने वाले लोग सक्षम भी हैं और उनको अच्छी शिक्षा भी मिली है, स्कूल में भी अच्छी मिली है, कॉलेज में भी अच्छी मिली है। अब आप कल्पना करें कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी एक है और एक सेंट स्टीफेंस का है, तो उसकी शिक्षा का लेवल क्या होगा और ईश्वर शरण वाले का क्या होगा। अच्छा सर, मेरा मानना है सर, भाषा किसी की योग्यता की परिमाप नहीं होती। मैं जो आपको जी, बताना चाह रहा हूँ, जी समझ गया कि हाँ, फैकल्टीज, क्लासेज वो उसकी भाषा तो निर्धारित करती है, सिर्फ कम्युनिकेशन है, एक संचार का माध्यम है बस। लेकिन हिंदी मीडियम की शिक्षा का जो स्तर है, मैं बता रहा हूँ जी, स्तर वो पहले से कई मील पीछे रहता है। तो उस दूरी को पाटने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा समय लगाना पड़ता है। और सर इसके एक वजह तरफ से सर आप कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम से संसाधनों की कमी है, कंटेंट की कमी नहीं, कंटेंट की कमी नहीं है जी, संसाधन इसलिए कमी है कि हिंदी मीडियम के बच्चों की पृष्ठभूमि ऐसी होती है जो पिछड़ जाते हैं। आप एक उदाहरण लें कि जैसे आपको अनार का जूस पीना है तो अनार ही डालेंगे ना, जी जी जी। लेकिन इसमें आप मौसमी डालें, गन्ना डालें तो अनार जूस तो मिलेगा नहीं। तो जो आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के योग्य व्यक्ति अगर आप नहीं पाएंगे, हिंदी मीडियम में उस तरह के लोग नहीं आएंगे, तो सिलेक्शन कैसे होंगे। हिंदी मीडियम के हिंदी भाषा की ये माध्यम की दिक्कत नहीं है, ये पृष्ठभूमि की दिक्कत है, ये पूरे परिदृश्य की हिंदी पट्टी की दिक्कत है कि जहाँ की स्कूलिंग ध्वस्त है, जहाँ की कॉलेज व्यवस्था ध्वस्त है और यूनिवर्सिटी व्यवस्था देती, जहाँ के कॉलेजों में बंडल के बंडल हजारों सड़क पे कापियां मिलती हैं और नंबर ऐसे चढ़ा दिए जाते हैं। उससे आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो जाके यूपीएससी टॉप कर जाएगा या यूपीएससी सेलेक्ट हो जाएगा जी। तो समस्या ये है। उस समस्या को आप दूर करिए, हिंदी पट्टी के एजुकेशन लेवल बढ़ाइए, उसके उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए, अपने आप सिलेक्शन होने लगेंगे। लेकिन जब तक ये गैप है अंग्रेजी माध्यम और हिंदी मीडियम की स्कूलिंग का और यूनिवर्सिटी का, वो जब तक गैप नहीं पटेगा तब तक ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, हर जिसके पास संसाधन है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। जब हर संसाधन वाला व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो हिंदी मीडियम में दे कौन ना है एग्जाम। जी अच्छा सर, अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, सर तकनीक ने तैयारी किस प्रकार प्रभावित किया है? बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हम लोग जब जिस जमाने में एग्जाम दे रहे थे, बड़े मुश्किल से नोट्स मिलते थे। हम लोग इलाहाबाद में नोट्स नहीं मिले तो मुखर्जी नगर आए, उससे मुखर्जी नगर भी बहुत बड़ा सेंटर नहीं होता था, बेलसराय हुआ करता था। नोट्स वगैरह लेके गए, कलेक्ट किए बड़े मुश्किल से। अब एक क्लिक पे आपको हर कोचिंग का नोट्स में, ऐसे हजारों ग्रुप फैले हुए हैं जिसमें रोज का रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब तकनीक ने बहुत ज़्यादा मैटर दे दिया। आप यूट्यूब पे चले जाइए, सैकड़ों आपको शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन अब अति की समस्या है। हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, अब उनमें कौन सा अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा बुरा पढ़ा रहा है, ये तय करना है आपको। अब अतिशयता की समस्या है। अब इसकी समस्या नहीं हम लोगों के ज़माने में कि नोट्स ही नहीं मिल रहा है हिंदी मीडियम में। अब सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मिल रहा है कि उनमें कौन अच्छा है कौन बुरा यही नहीं लोग तय पा रहे हैं। लोग गलत लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं, रील देख के फंस जा रहे हैं। जी अच्छा सर, आपने रील्स का जो चर्चा किया था, इस पर भी मैं आना चाहूंगा। रील्स बनाम रियलिटी सर, क्या ये छात्र हमारे गुमराह हो रहे हैं जो रील्स देख देख आई तैयारी के लिए सर भीड़ चली आ रही, इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? अब गुमराह हो रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा जी, क्योंकि जिन लोगों की रील्स मार्केट में है वो स्वयं में ठीक ठाक लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन रील्स ही दुनिया नहीं है। जैसे आपने रियलिटी की बात जी की, हाँ, रील्स बनाम रियलिटी। अब जिन एजुकेशन
ग्रुप्स में या कोचिंग में 30,000 लोग हैं, अगर वो 30 सिलेक्शन दे रहे हैं, यानी 1000 में से एक जी दे रहे हैं, 999 फेल कर जा रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि रियलिटी क्या है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें 50 लोगों के बैच में 20 लोग निकल जा रहे, लेकिन उनकी रील नहीं बन रही है। तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ ज़्यादा परसेंटेज है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो मैकेनिज्म है जो हमें सफल करा सके। और चूंकि बच्चा रहा होता है, अधिकतर बच्चे जो आते हैं, अधिकतर ग्रेजुएशन के पहले ही आ जाते हैं, उनके माता पिता भी पहले ही डील देख के ही तय कर लेते हैं कि फलानी कोचिंग में जाना है, जी या प्रचार देख के तय कर लेते हैं कि यहाँ जाना है। उनके मानक ये नहीं होते हैं कि वहाँ आपको सफल बनाने के कौन से तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। उनके मानक सिर्फ उनकी लोकप्रियता होती है या व्यूज होते हैं। तो इसके लिए तो हमें काम करना होगा। आप लोगों को, जैसे आप मीडिया में हैं, आपको बताना होगा कि भाई रील्स और रियलिटी क्या है। इसको बच्चा क्या जाने, या वो सही बात गार्जियन क्या जाने, सही बात। जो बेचारा उस फील्ड का है ही नहीं। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इस पे काम करिए। चलिए सर, अच्छा सर, इसमें जो करंट का सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर की जाए सर, जिससे सर स्टूडेंट के, छात्रों का मनोबल भी टूट रहा है सर, ये पेपर आउट के मामले, इस पर सर सरकार को किस प्रकार से शिकंजा कसना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? कि सरकार इसमें चाह के बहुत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तकनीक ही है जिसमें ये चीजें क्रिएट की हैं। अब ब्लूटूथ है, बड़े बड़े स्कैनर हैं, सेकंडों का काम है कि आप लें और उसको पूरे देश में फैला दें। कहीं ना कहीं तो खुलेगा वो। और अपराधी मानसिकता तो हर समय रही है। पेपर कोई पहली बार तो आउट हो नहीं रहा है, पेपर तो पहले ही आउट होता था। यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स होते थे बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के, वो अधिकतर यही पेपर आउट वाले ही होते थे जी। नीट उट का जो पीजी है सिस्टम, वो तो पहले से तय था कि 1 करोड़ रुपया दो और बन जाओ। लेकिन इस बार जिस प्रकार सर बढ़ रहा है, रेडियो की तरह इसीलिए बढ़ रहा है कि हमारी तकनीक, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास ब्लूटूथ है, सट से पहुंच जा रहा है। तो उसको तकनीक ने ये समस्या पैदा की है, तकनीक ही दूर करेगी। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, इतने बड़े बड़े सब तकनीकी विशेषज्ञ पढ़े हैं, IITian पढ़े हैं, IIM पढ़े हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम ऑनलाइन हो सकता है। ऑफलाइन तो ये होगा तो हमेशा होता रहे, हमें एक ऐसा ऑनलाइन फुल प्रूफ सिस्टम लाना होगा, अपने संसाधन बढ़ा के, जहाँ पे हम तकनीक द्वारा इसको रोक सकें। ऑफलाइन में आप नहीं रोक सकते। कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले पेपर बनेगा, ये कैसे संभव है कि 1 घंटा पहले पेपर बना के आप दिया जाएगा? ये संभव ही नहीं। आप मेंस कैसे लेंगे उस 1 घंटा पहले वाले पेपर से? तो तकनीक इसका सलूशन दे सकती है कि कुछ कोड भाषा में चीजें रहें, उस समय वो डिकोड हों और आपके पास आ जाएं और आप दें। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, अपने पूरे सिस्टम को रिन्यूअल करने की ज़रूरत है, तब कर पाएंगे। दंड दे के पेपर सॉल्वर को फांसी चढ़ा के आप नहीं कर सकते। आप एक हत्याएं नहीं हो रही हैं, बहुत मृत्युदंड है हर देश में। सऊदीया में तो रोज 200 आदमी फांसी लगा दिया जाता है, तब भी वहाँ नहीं होता है, तब भी होता है। तो अपराधी मानसिकता जब तक बनी रहेगी तब तक ये पेपर आउट होते रहेंगे। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी कि अभी ये गूगल के समकक्ष एक सॉफ्टवेयर हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, कहा कि वो उस पर हम एग्जाम करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दंड वगैरह तो जी एक तरफ है, लेकिन अच्छा सर, एक बात हमेशा आती है, लगातार आता है कि उम्र सीमा घटा रही सरकार, उम्र सीमा घटाएगी। तो सर क्या एक सही उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए इस पर? मैं बिल्कुल इस के पक्ष में नहीं हूँ, भले ही लोग इसका बुरा माने। अभी जो सिस्टम है वो युवाओं को कोलैप्स कर रहा है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। 45 साल तक कौन सी तैयारी होती है भाई? 30 साल की उम्र के बाद
व्यक्ति कुछ नया करने के योग्य नहीं रह जाता 30-35 साल बाद। जब तक वो कुछ नया वो करने जोश और के, जज्बा सर वो नहीं रह पाता। जब तक वो करने के, जरूरी थोड़े है कि अब 5 लाख लोग तो नौकरी मिल नहीं जाएगी, आईएएस बन नहीं जाएंगे, उनमें कुछ ही हजार लोग बनेंगे ना। तो ये जब निश्चित है कि आपको सभी लोगों को आईएएस पीसीएस नहीं बनना है, तो उनके विकल्पों को जल्दी आजमाया जाए। तो मैं तो इसके पूरे पक्ष में हूं कि आयु सीमा घटाई जाए, लेकिन पहले यह किया जाए कि उनको वैकल्पिक रोजगार देने के साधन बनाया जाए। जैसे मैं एक थोड़ा सा हट के उदाहरण दूंगा। योगी जी ने एक बहुत अच्छा दिया कि जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, कटाई नहीं होगी। लेकिन इसके पहले अगर वो ये कर देते कि हर गांव में गौशालाएं बना देते जी, और उस गौशालाओं में उनका उपयोग कर लेते, कहीं कोल्हू लगा देते, ये लगा देते, उसका उपयोग भी हो जाता उनके। जो आवारा पशु समस्या बनी हुई तो आवारा पशु की लोग रात भर जाग के अपना वो खराब कर रहे हैं, वो नहीं होता। तो इसी तरह की तैयारी उम्र घटाने के पहले की जानी चाहिए। उम्र घटाइए, लेकिन आप रोजगार के, वैकल्पिक रोजगार के साधन बनाइए। और 45 साल तक कौन तैयारी होती है जी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जी सर, आप तो ये तो गुमराह करना हुआ युवा को कि आपके पास कोई साधन नहीं है रोजगार का, तो आपके लिए यही तैयारी करते रहिए। आप पिताजी के पेंशन पे आप वहाँ पे पेंशन भोगी हो के 25 साल जुटे रहिए इलाहाबाद और वो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसको रोकना चाहिए, लेकिन इससे रोकने के पहले हमें वे साधन देने होंगे युवाओं को, जिससे उनका जीवन, एक वैकल्पिक व्यवस्था हमको देना चाहिए। हाँ जी सर। तो सर हम लोग अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं जी। तो ये थी हमारी अब तक की चर्चा सुधांशु सर के साथ। ये हमारा पहला सीरीज है। इसके बाद हम जो है अगली सीरीज में लाएंगे प्री की तैयारी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके बाद फिर मेंस प्री इंटरव्यू। ये आज क्या था, एक पूरी पृष्ठभूमि बनाई गई किस प्रकार से जो है अगर कोई छात्र तैयारी में आना चाहता है, यूपीएससी तैयारी करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो किस प्रकार से अपनी पृष्ठभूमि बनाए, किस प्रकार से उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें गार्जियन का क्या रोल होना चाहिए। आज हमने इस विषय पर बात किया। ऐसे अगले सीरीज के लिए बने रहे डिग बाइट पर। तब तक के लिए नमस्कार।